धातु एवं अधातु का परिचय। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक मजेदार टॉपिक, धातु और अधातु। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला धातु और दूसरा अधातु। अब धातुओं की टीम में कौन कौन है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी और सोना। मतलब भाई, सोना और चांदी तो टीम के वीआईपी सदस्य हैं। और अब आते हैं अधातुओं की टीम पर। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन आदि। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, ब्रोमीन। अधातु होते हुए भी यह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यानी अधातुओं की टीम में ब्रोमीन भाई ऐसे हैं जो कहते हैं, बाकी सब ठोस रहो, मैं तो अपनी अलग स्टाइल में द्रव ही रहूंगा। तो याद रखिए, तत्वों के दो मुख्य वर्ग, धातु और अधातु। और ब्रोमीन को मत भूलना, क्योंकि यह कमरे के तापमान पर पाया जाने वाला द्रव अधातु है। धात्विक चमक। अब बच्चों, धातुओं की पहली खासियत है धात्विक चमक। शुद्ध धातुओं की सतह सामान्यतः चमकीली दिखाई देती है। इसी चमक को कहते हैं धात्विक चमक। जैसे सोना देखो, इतना चमकदार कि लगता है सूरज भी कह रहा हो, भाई थोड़ी रोशनी इधर भी भेज देना। चांदी भी खूब चमकती है और एल्यूमिनियम भी चमकदार दिखाई देता है। तो परीक्षा में सीधा लिखना है, शुद्ध धातुओं की सतह पर पाई जाने वाली चमक को धात्विक चमक कहते हैं। याद रखिए, धातु यानी चमकदार। आघातवर्ध्यता। अब बच्चों, धातुओं का एक और मजेदार गुण है आघातवर्ध्यता। आघातवर्ध्यता का मतलब है कि धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है। अब सोचिए, धातु को पीटा जा रहा है और धातु बोल रही है, अरे भाई मारो मत, मैं तो चादर बन जाऊंगी। लेकिन मजाक छोड़िए, यही धातुओं की खासियत है कि वे चोट या आघात सहकर बिना टूटे पतली चादर का रूप ले सकती हैं। सोना और चांदी अत्यधिक आघातवर्ध्य धातुएं हैं। इसीलिए सोने को बहुत पतली पत्तियों के रूप में भी बनाया जा सकता है। तो याद रखिए, धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सके तो इसे कहेंगे आघातवर्ध्यता। यानी धातु की पिटाई हुई और बदले में बनी चादर। अब बच्चों, धातुओं का अगला मजेदार गुण है तन्यता। तन्यता का मतलब है कि धातुओं को खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। यानी धातु को पकड़ो और कहो, चलो भाई आज थोड़ा लंबा हो जाओ, और धातु भी टूटने के बजाय खींचती चली जाए और बन जाए पतला तार। इस गुण का सबसे शानदार उदाहरण है सोना। सोना अत्यधिक तन्य धातुओं में से एक है। तो परीक्षा में याद रखिए, धातु को खींचकर तार बनाया जा सके तन्यता। बस इतना याद रखो, आघातवर्ध्यता में धातु को पीटते हैं, तन्यता में धातु को खींचते हैं। 4. कठोरता। अब बच्चों, धातुओं का अगला गुण है कठोरता। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, यानी इन्हें आसानी से दबाना, काटना या खरोंचना आसान नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, सभी धातुएं एक जैसी कठोर नहीं होती। कोई धातु ज्यादा कठोर तो कोई अपेक्षाकृत नरम। अब सोचिए, अगर लोहे से पूछा जाए, भाई तुम इतने कठोर क्यों हो? लोहा बोले, क्योंकि विज्ञान की किताब में मेरी इमेज ही ऐसी है। तो परीक्षा के लिए सीधी लाइन याद रखिए,
अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन उनकी कठोरता समान नहीं होती। यानी धातुओं में भी किसी की बॉडी ज्यादा मजबूत, किसी की थोड़ी कम। अब बच्चों, धातुओं का अगला गुण है ऊष्मा की चालकता। धातुएं सामान्यतः ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी इनमें गर्मी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इसीलिए जब आप धातु के बर्तन में खाना बनाते हैं तो गर्मी जल्दी फैल जाती है। अब अगर ताबे से पूछा जाए, भाई गर्मी इतनी जल्दी क्यों फैलाते हो, तो ताबा बोलेगा, मैं हूं ही तेज। गर्मी को रोकना मेरा काम नहीं है। चांदी और तांबा ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। तो याद रखिए, धातु ऊष्मा की सुचालक, तांबा और चांदी अच्छे चालक। यानी धातुएं गर्मी के मामले में बिल्कुल फास्ट नेटवर्क हैं। अब बच्चों, धातुओं का अगला कमाल है विद्युत चालकता। धातुएं सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी इनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। इसीलिए बिजली के तार बनाने में तांबे और एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। अब बिजली और तांबे की दोस्ती देखिए। बिजली बोली, मुझे रास्ता चाहिए। तांबा बोला, आओ भाई, मेरे तार से निकल जाओ। तो परीक्षा में याद रखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और तारों के लिए खास दोस्त हैं तांबा और एल्यूमिनियम। यानी जहां बिजली दौड़ानी हो वहां धातुओं की एंट्री पक्की। अब बच्चों, धातुओं का एक और मजेदार गुण है ध्वनिकता। जब किसी धातु को किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो उससे साफ सुनाई देने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसी धातुओं को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। अब अगर धातु को मेज पर ठक ठक करें और आवाज आए तो धातु बोलेगी, पढ़ाई कैसी भी हो, मेरी आवाज तो क्लियर है। इसी गुण के कारण घंटियां और कुछ वाद्य यंत्रों में धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए, धातु को कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न हो ध्वनिकता, और ऐसी धातुएं कहलाती हैं ध्वनिक या सोनोरस। अब बच्चों, धातुओं की अवस्था भी बड़ी दिलचस्प है। अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम सब अपने अपने काम में ठोस। लेकिन यहां एक धातु है जो बाकी सबसे अलग चलती है, पारा। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बाकी धातुएं बोली, हम सब ठोस हैं। पारा बोला, भाई मैं थोड़ा अलग हूं, मैं तो द्रव रहूंगा। तो परीक्षा में एकदम पक्का याद रखिए, अधिकांश धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन पारा कमरे के ताप पर द्रव होता है। प्रमुख अपवाद। अब बच्चों, यहां से परीक्षा के लिए कुछ बहुत जरूरी अपवाद हैं। इन्हें ऐसे याद करो कि परीक्षा में सवाल आते ही दिमाग बोले, हाँ सर, ये तो याद है। सबसे पहले पारा। अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन पारा है द्रव धातु। बाकी धातुएं बोली, हम खड़े हैं। पारा बोला, मैं तो बह रहा हूं भाई। अब आते हैं सोडियम, पोटेशियम और लिथियम पर। ये धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, यानी धातु हैं लेकिन ज्यादा अकड़ नहीं है। सोना और चांदी अत्यधिक आघातवर्ध्य हैं, मतलब इन्हें पीटकर बहुत पतली चादर बनाई जा सकती है। और सोना अत्यधिक तन्य भी है, यानी इसे खींचकर बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं। सोना सच में बड़ा कमाल का खिलाड़ी है।
अब सबसे मजेदार अपवाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, फिर भी विद्युत का चालक है, अर्थात अधातु होकर बिजली को रास्ता देता है। आयोडीन भी अधातुओं में थोड़ा अलग है। यह अधातु होते हुए भी चमकीला दिखाई देता है। और अंत में हीरा। हीरा कार्बन का अपर रूप है और अत्यंत कठोर होता है। तो बच्चों, इन अपवादों को एक बार अच्छे से याद कर लो, क्योंकि विज्ञान में नियम जरूरी हैं, लेकिन अपवाद परीक्षा में उससे भी ज्यादा जरूरी। पारा द्रव, सोडियम पोटेशियम लिथियम मुलायम, सोना चांदी आघातवर्ध्य, सोना तन्य, ग्रेफाइट विद्युत चालक, आयोडीन चमकीला और हीरा अत्यंत कठोर। अब बच्चों, अब बारी है अधातुओं की। अधातुओं के सामान्य गुण धातुओं के गुणों के लगभग विपरीत होते हैं। यानी धातु जहां कहती है मैं ये कर सकती हूं, अधातु कई जगह कहती है भाई ये काम मेरे बस का नहीं। सबसे पहले अधातु सामान्यतः चमकहीन होते हैं, मतलब धातुओं जैसी चमक दिखाने का ज्यादा शौक नहीं। दूसरा, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, अर्थात इन पर जोर लगाने पर ये टूट सकते हैं। अधातुओं को पीटकर पतली चादर नहीं बनाई जा सकती, इसलिए ये आघातवर्ध्य नहीं होते। इसी तरह इन्हें खींचकर तार भी नहीं बनाया जा सकता, यानी ये तन्य नहीं होते। अधातु सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों, देखते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं। अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से धातु ऑक्साइड बनता है। अब कॉपर का उदाहरण देखिए। दो कॉपर परमाणु एक ऑक्सीजन अणु के साथ अभिक्रिया करके दो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। इस अभिक्रिया में बनने वाला कॉपर ऑक्साइड काले रंग का होता है। अब दूसरा उदाहरण है एल्यूमिनियम का। चार एल्यूमिनियम परमाणु तीन ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया करके दो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो बच्चों, इसे याद रखने का आसान तरीका है, धातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से धातु ऑक्साइड बनता है। और कॉपर वाला उदाहरण जरूर याद रखना। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति। अब बच्चों, धातु ऑक्साइड की भी अपनी अपनी प्रकृति होती है। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, यानी ये दोनों तरफ दोस्ती निभाते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही देख लेते हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनते हैं। इसे ऐसे बोलें, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 6 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड और 3 जल के अणु बनाते हैं। अब यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया में एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर 2 सोडियम एल्यूमिनेट और 1 जल का अणु बनाते हैं। यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कमाल देखिए, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया और क्षार के साथ भी अभिक्रिया, इसलिए इसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो परीक्षा के लिए पक्का याद रखिए,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड के प्रमुख उदाहरण हैं। अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों, जैसे धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं, वैसे ही अधातु भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। अधिकांश अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। अब सल्फर का उदाहरण देखिए। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एक सल्फर परमाणु और एक ऑक्सीजन अणु की अभिक्रिया से एक सल्फर डाइऑक्साइड अणु बनता है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब जल में घोलते हैं तो यह अम्लीय विलयन बनाता है। तो बच्चों, याद रखिए, अधातु और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सामान्यतः अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनते हैं। और सल्फर वाला उदाहरण तो बिल्कुल मत भूलना। सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाए सल्फर डाइऑक्साइड, यानी सल्फर ने ऑक्सीजन से हाथ मिलाया और बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों, ध्यान से सुनो, सभी धातुएं जल के साथ एक जैसी अभिक्रिया नहीं करती। कुछ धातुएं तो पानी को देखते ही एक्टिव हो जाती हैं, जबकि कुछ धातुएं आराम से कहती हैं, भाई तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सामान्य रूप से धातु और जल की अभिक्रिया में धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बन सकते हैं। और अगर बना हुआ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है तो आगे धातु हाइड्रोक्साइड बन सकता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा एक्टिव खिलाड़ियों पर, पोटेशियम और सोडियम। ये दोनों ठंडे जल के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। पोटेशियम की अभिक्रिया को ऐसे बोलें। दो पोटेशियम परमाणु और दो जल के अणु अभिक्रिया करके दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोजन अणु और ऊष्मा बनाते हैं। और सोडियम की अभिक्रिया। दो सोडियम परमाणु और दो जल के अणु अभिक्रिया करके दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोजन अणु और ऊष्मा बनाते हैं। अब बच्चों, ये अभिक्रियाएं इतनी तेज होती हैं कि सोडियम और पोटेशियम को पानी से दूर रखना पड़ता है। इसी कारण इन्हें केरोसिन तेल में रखा जाता है। याद रखने की मजेदार ट्रिक, सोडियम और पोटेशियम को पानी से मिलवाना नहीं है, वरना दोनों की अभिक्रिया बहुत तेजी से शुरू हो जाएगी। तो पक्का याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं और इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जल के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों, सोडियम और पोटेशियम तो पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम का मामला थोड़ा अलग है। सबसे पहले कैल्शियम को देखिए। कैल्शियम जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। एक कैल्शियम परमाणु और दो जल के अणु अभिक्रिया करके एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। लेकिन कैल्शियम की अभिक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है, यानी कैल्शियम पानी से कहता है, जल्दी क्या है भाई, आराम से अभिक्रिया करेंगे। अब आते हैं मैग्नीशियम पर। मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब मैग्नीशियम का मूड कुछ ऐसा है, ठंडा पानी नहीं भाई, थोड़ा गर्म करो फिर बात करेंगे। तो बच्चों, याद रखिए, कैल्शियम जल के साथ अपेक्षाकृत धीमी अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन गर्म जल से अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की जल के साथ अभिक्रिया।
अब बच्चों, अगली तीन है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। ये धातुएं सामान्यतः ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर सकती हैं। यानी पानी को देखकर इनका रवैया कुछ ऐसा है। ठंडा पानी, कोई बात नहीं। गर्म पानी, फिर भी कोई बात नहीं। भाप बनकर आओ, तब बात करेंगे। एल्यूमिनियम की भाप के साथ अभिक्रिया में 2 एल्यूमिनियम परमाणु और 3 जल के अणु अभिक्रिया करके 1 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 3 हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया में 3 आयरन परमाणु और 4 जल के अणु अभिक्रिया करके 1 आयरन ऑक्साइड और 4 हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। अब आते हैं लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड पर। ये धातुएं तो जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, यानी पानी इनके पास जाकर कहे चलो अभिक्रिया करते हैं, और ये चारों बोलें नहीं भाई, आज हमारा कोई मूड नहीं है। तो बच्चों, याद रखने की ट्रिक, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक भाप के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, और लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। धातु और अम्ल की अभिक्रिया। अब बच्चों, देखते हैं धातु और अम्ल की दोस्ती कैसी रहती है। सक्रिय धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सामान्य रूप से धातु और तनु अम्ल की अभिक्रिया से लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। अब जिंक का उदाहरण देखिए। एक जिंक परमाणु और 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु अभिक्रिया करके 1 जिंक क्लोराइड और 1 हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। इसी तरह आयरन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होती है। एक आयरन परमाणु और 1 सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु की अभिक्रिया से 1 आयरन सल्फेट और 1 हाइड्रोजन अणु बनता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, हर धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए कॉपर जैसी कम अभिक्रियाशील धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। यानी जिंक और आयरन बोले अम्ल भाई चलो हाइड्रोजन निकालते हैं, और कॉपर बोला तुम लोग करो, मैं आराम से बैठा हूं। तो याद रखिए, सक्रिय धातु प्लस तनु अम्ल मिलकर देंगे लवण और हाइड्रोजन गैस, और कॉपर जैसी कम अभिक्रियाशील धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों, यहां थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। हमने अभी पढ़ा कि सक्रिय धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन नाइट्रिक अम्ल के मामले में कहानी थोड़ी अलग है। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसलिए सामान्यतः धातु और नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया के दौरान बनने वाले हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत कर देता है। यानी हाइड्रोजन गैस बनने की सोच ही रही थी कि नाइट्रिक अम्ल बोला रुको भाई, पहले तुम्हारा ऑक्सीकरण करते हैं। तो बच्चों, परीक्षा में यह बात बिल्कुल याद रखना, नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है और सामान्यतः धातुओं के साथ इसकी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। यही है नाइट्रिक अम्ल का खास अंदाज। धातुओं की लवण विलयन के साथ अभिक्रिया। अब बच्चों, आज धातुओं की एक और मजेदार विस्थापन वाली दोस्ती देखते हैं। जब कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु किसी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से बाहर निकाल देती है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझो।
जो धातु ज्यादा ताकतवर है वह कम ताकतवर धातु को उसके लवण से बाहर कर देती है। मान लीजिए हमारे पास जिंक है और सामने है कॉपर सल्फेट का विलयन। जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर को उसके लवण से विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया को वॉइस ओवर में ऐसे बोलें, एक जिंक परमाणु और एक कॉपर सल्फेट मिलकर एक जिंक सल्फेट और एक कॉपर बनाते हैं। यानी जिंक ने कॉपर से कहा, भाई अब तुम्हारी छुट्टी, इस विलयन में मेरी एंट्री है। और कॉपर बोला, ठीक है भाई, मैं निकलता हूं। तो बच्चों पक्का याद रखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और उदाहरण है, जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित करता है। सक्रियता श्रेणी। अब बच्चों अब आती है धातुओं की सबसे महत्वपूर्ण सूची, सक्रियता श्रेणी। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो सूची प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी ऊपर वाली धातु ज्यादा सक्रिय और नीचे जाते जाते सक्रियता कम होती जाती है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब इसे एक मजेदार तरीके से समझिए। सबसे ऊपर है पोटेशियम, यानी धातुओं की दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव खिलाड़ी। और सबसे नीचे है सोना, जो अभिक्रिया करने के मामले में बहुत शांत है। पोटेशियम कहता है, मुझे हर चीज से जल्दी अभिक्रिया करनी है। और सोना कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, मैं आराम से बैठा हूं। तो बच्चों परीक्षा में दो बातें बिल्कुल पक्की। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में है और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में है। याद रखिए, सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटती जाती है। परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। अब बच्चों यह बात परीक्षा में बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसे दिमाग में ऐसे बैठा लो कि सवाल देखते ही जवाब बाहर आ जाए। सक्रियता श्रेणी में जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती है वह सामान्यतः तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। यानी ऊपर वाली धातु बोले, हाइड्रोजन भाई जरा बाहर आओ। लेकिन जो धातु हाइड्रोजन से नीचे होती है वह सामान्यतः तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। वह बोलेगी, भाई तुम अंदर ही रहो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो बच्चों परीक्षा की सबसे जरूरी ट्रिक, हाइड्रोजन से ऊपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है। हाइड्रोजन से नीचे सामान्यतः हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। बस इस एक लाइन को याद कर लो। अम्ल और धातु वाले सवाल में आधा काम आसान। धातुएं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण या त्याग करती हैं? अब बच्चों एक बहुत जरूरी सवाल, धातुएं इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन क्यों पकड़ती हैं? बात सीधी है, हर तत्व चाहता है कि उसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी हो जाए। धातुएं सामान्यतः अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करती हैं। अब उदाहरण लेते हैं सोडियम का। सोडियम के पास बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। वह कहता है, एक ही तो है, इसे ही छोड़ देता हूं और आराम से स्थायी विन्यास पा लेता हूं। इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन बनाता है। एक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक सोडियम धनायन बनाता है। अब आते हैं अधातुओं पर।
अधातुएं सामान्यतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं ताकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो सके। उदाहरण है क्लोरीन। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड ऋणायन बनाता है। एक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक क्लोराइड ऋणायन बनाता है। यानी बच्चों, धातु इलेक्ट्रॉन छोड़ती है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातु बोले लो भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो। अधातु बोले हाँ मुझे तो यही चाहिए था। और इस तरह दोनों स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आयनिक यौगिक। अब बच्चों, जब धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को दे देती है तो दोनों के बीच एक खास तरह का यौगिक बनता है। इसे कहते हैं आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। इसे आसान भाषा में समझो। धातु बोली, मेरे पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ले लो। अधातु बोली, वाह, मुझे तो इसी की जरूरत थी। और इलेक्ट्रॉन के इस लेन देन के बाद धनायन और ऋणायन बनते हैं, जिनके बीच आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक बनता है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है NaCl, और मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसका सूत्र है MgCl2। तो बच्चों याद रखिए, धातु द्वारा अधातु को इलेक्ट्रॉन देने से बने यौगिकों को आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी यहाँ पूरी कहानी है इलेक्ट्रॉन का लेन देन और फिर आयनिक यौगिक का निर्माण। NaCl का निर्माण। अब बच्चों देखते हैं सोडियम क्लोराइड यानी नमक आखिर बनता कैसे है। सबसे पहले आते हैं सोडियम पर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, यानी बाहरी कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम सोचता है, एक ही तो है, इसे दे देता हूं और स्थायी विन्यास पा लेता हूं। इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम धनायन बन जाता है। एक सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक सोडियम धनायन बनाता है। अब आते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287, यानी इसे स्थायी विन्यास पाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन बोला, भाई किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है क्या? और सोडियम बोला, लो भाई मेरे पास है। क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्लोराइड ऋणायन बन जाता है। एक क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक क्लोराइड ऋणायन बनाता है। अब हमारे पास हैं सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। इन दोनों के बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण होता है और इसी आकर्षण के कारण सोडियम क्लोराइड यानी का निर्माण होता है। तो पूरी कहानी एक लाइन में, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया और दोनों के बीच आकर्षण से बन गया नासियर। आयनिक यौगिकों के गुण। एक, भौतिक अवस्था। आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस और कठोर होते हैं। 2, भंगुरता। दाब डालने पर ये टूट सकते हैं। 3, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक। आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। 4, जल में विलेयता। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। 5, विद्युत चालकता। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते, लेकिन जलीय विलयन में, गलित अवस्था में, ये विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि आयन स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। धातुओं की प्राप्ति।
अब बच्चों, अब तक हमने धातुओं के गुण और उनकी अभिक्रियाएं पढ़ लीं। अब सवाल है, ये धातुएं मिलती कहाँ से हैं? तो बच्चों, धातुओं का मुख्य स्रोत है पृथ्वी की भूपरपटी। अब यहाँ तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: खनिज, अयस्क और गैंग। इन तीनों को अच्छे से समझ लो, क्योंकि परीक्षा में इनसे सवाल जरूर बनते हैं। सबसे पहले खनिज। पृथ्वी की भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं। अब अगर किसी खनिज में किसी धातु की पर्याप्त मात्रा हो और उससे धातु निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक हो तो उसे कहते हैं अयस्क। यानी हर अयस्क खनिज है, लेकिन हर खनिज अयस्क नहीं होता। इसे बिल्कुल मत भूलना। अब आता है गैंग। अयस्क में मिट्टी, रेत और अन्य अवांछित अशुद्धियां भी मौजूद होती हैं। इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। मजेदार तरीके से समझो। अयस्क में धातु है असली खिलाड़ी और मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां हैं बिना बुलाए मेहमान। तो बच्चों, तीनों को एक लाइन में याद कर लो। खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व या यौगिक। अयस्क ऐसा खनिज जिससे धातु निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक हो। गैंग अयस्क में मौजूद मिट्टी, रेत और अन्य अशुद्धियां। अब ये तीन शब्द परीक्षा में आए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अयस्क का समृद्धिकरण। अब बच्चों, अयस्क मिल गया, लेकिन उसमें धातु के साथ मिट्टी, रेत और दूसरी अशुद्धियां यानी गैंग भी मिली हुई हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गैंग को हटाएंगे और उपयोगी अयस्क की मात्रा बढ़ाएंगे। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अयस्क का समृद्धिकरण। आसान भाषा में समझो। अयस्क के अंदर धातु है हीरो और मिट्टी, रेत जैसी गैंग है हीरो की फालतू संगत। तो समृद्धिकरण में इस फालतू संगत को हटाकर उपयोगी अयस्क की मात्रा बढ़ाई जाती है। याद रखने की एकदम आसान ट्रिक। गैंग हटाओ, उपयोगी अयस्क बढ़ाओ, अयस्क का समृद्धिकरण। बस बच्चों, यही है अयस्क का समृद्धिकरण। कम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब बच्चों, जो धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे होती हैं, यानी कम अभिक्रियाशील होती हैं, उनका निष्कर्षण थोड़ा आसान होता है। इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके धातु प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण लेते हैं पारा का। सबसे पहले पारा के सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। 2 मरकरी सल्फाइड और 3 ऑक्सीजन अणु अभिक्रिया करके 2 मरकरी ऑक्साइड और 2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब अगला चरण देखिए। 2 मरकरी ऑक्साइड को गर्म करने पर 2 मरकरी और 1 ऑक्सीजन अणु प्राप्त होता है। यानी बच्चों, पारा कहता है, मुझे बस थोड़ा गर्म करो, मैं खुद ही बाहर आ जाऊंगा। तो याद रखिए, कम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके धातु प्राप्त की जा सकती है। और पारा के निष्कर्षण में पहले मरकरी ऑक्साइड बनता है और फिर उसे गर्म करने पर पारा प्राप्त होता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब बच्चों, बारी है मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की। जिंक, आयरन और लेड जैसी धातुएं इस श्रेणी में आती हैं। इन धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को सीधे धातु में बदलना आसान नहीं होता, इसलिए पहले इन्हें ऑक्साइड में बदला जाता है। अब इसके लिए 2 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं: भर्जन और निस्तापन। भर्जन। जब किसी सल्फाइड अयस्क को अधिक ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं।
दो जिंक सल्फाइड और 3 ऑक्सीजन अणु अभिक्रिया करके 2 जिंक ऑक्साइड और 2 सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी सल्फाइड अयस्क ने गर्मी और हवा का साथ लिया और बन गया ऑक्साइड। निस्तापन। अब अगर अयस्क कार्बोनेट है तो कहानी थोड़ी अलग है। जब कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। उदाहरण है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट को गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यानी जिंक कार्बोनेट बोला, गर्मी बहुत हो गई भाई, मैं अब 2 हिस्सों में बंटता हूं। तो बच्चों, सबसे जरूरी अंतर याद रखो। सल्फाइड अयस्क प्लस वायु प्लस अधिक ताप इस कहेंगे भरजन। कार्बोनेट अयस्क प्लस सीमित वायु प्लस अधिक ताप इस कहेंगे निस्तापन। बस यही अंतर परीक्षा में पकड़ लिया तो आधा सवाल वहीं हल। अपचयन। अब बच्चों, अब आता है धातु निष्कर्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण, अपचयन। जब धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर धातु प्राप्त की जाती है तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझो। धातु ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन बैठी है। कार्बन आता है और कहता है, चलो भाई ऑक्सीजन, अब तुम्हारी छुट्टी, धातु को मेरे हवाले करो। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड और कार्बन की अभिक्रिया में जिंक प्राप्त होता है। वॉइस ओवर में इसे ऐसे बोलें, एक जिंक ऑक्साइड और एक कार्बन की अभिक्रिया से एक जिंक और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। यह कार्बन अपचायक का कार्य करता है क्योंकि यह जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देता है। तो बच्चों, परीक्षा में सीधी बात याद रखिए, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटना ये है अपचयन। और इस अभिक्रिया में कार्बन होगा अपचायक, यानी कार्बन ने ऑक्सीजन को हटाया और जिंक को आजाद करा दिया। थर्मिट अभिक्रिया। अब बच्चों, एल्यूमिनियम की बारी है। एल्यूमिनियम काफी अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए यह कुछ कम अभिक्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड से उस धातु को विस्थापित कर सकता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है थर्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम आपस में अभिक्रिया करते हैं। एक आयरन ऑक्साइड और 2 एल्यूमिनियम परमाणु अभिक्रिया करके 2 आयरन परमाणु एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। इस अभिक्रिया में इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है कि प्राप्त आयरन पिघली हुई अवस्था में मिल सकता है। इसीलिए इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब सवाल, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने और मशीनों के टूटे हुए धातु भागों को जोड़ने में किया जाता है। यानी जहां लोहे के 2 हिस्से अलग हो गए वहां थर्मिट अभिक्रिया कहती है। घबराओ मत, मैं दोनों को फिर से जोड़ देती हूं। तो परीक्षा के लिए याद रखिए, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की अभिक्रिया से आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बहुत अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब बच्चों, अब बारी है धातुओं की सबसे ज्यादा एक्टिव 3 की। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराकर प्राप्त करना संभव नहीं होता क्योंकि ये कार्बन से भी अधिक अभिक्रियाशील हैं। तो फिर इन्हें निकालेंगे कैसे? यहाँ काम आता है विद्युत अपघटनी अपचयन, अर्थात विद्युत की सहायता से इनके यौगिकों से धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु बनाता है।
एक सोडियम धनायन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक सोडियम परमाणु बनाता है। और क्लोराइड आयन के साथ क्या होता है? दो क्लोराइड ऋणायन इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक क्लोरीन अणु बनाते हैं और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। यानी यहां इलेक्ट्रॉन का पूरा लेन देन का खेल चल रहा है। तो बच्चों, परीक्षा में याद रखिए, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को कार्बन द्वारा अपचयन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये धातुएं इतनी ज्यादा अभिक्रियाशील हैं कि कार्बन भी इनके सामने बोले, भाई तुमसे पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं। धातुओं का परिष्करण। अब बच्चों, धातु निष्कर्षण के बाद हमें धातु तो मिल जाती है, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि प्राप्त धातु में कुछ अशुद्धियां अभी भी मौजूद होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। और धातुओं के परिष्करण की सबसे महत्वपूर्ण विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब इसका उदाहरण लेते हैं, तांबे का परिष्करण। इसमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, अशुद्ध तांबा, जिसे एनोड बनाया जाता है। दूसरी, शुद्ध तांबे की पट्टी, जिसे कैथोड बनाया जाता है। और तीसरी, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन, जो विद्युत अपघट्य का काम करता है। अब जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तांबे के आयन विलयन से कैथोड की ओर जाते हैं और वहां शुद्ध तांबा जमा होने लगता है। यानी बच्चों, अशुद्ध तांबा बोला, मेरे अंदर थोड़ी गड़बड़ है। और शुद्ध तांबे की पट्टी बोली, कोई बात नहीं, तुम मेरे ऊपर जमा होते जाओ, मैं तुम्हें शुद्ध बना दूंगी। तो परीक्षा के लिए तीन बातें पक्की याद रखिए। अशुद्ध तांबा एनोड, शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड, अम्लीकृत कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर जमा होता है। बस बच्चों, यही है तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। संक्षारण से बचाव। लोहे को जंग से बचाने के तरीके। 1. पेंट करना। 2. तेल लगाना। 3. ग्रीज लगाना। 4. यष्ट लेपन। 5. क्रोमियम लेपन। 6. एनोडीकरण। 7. मिश्रधातु बनाना। यष्टलेपन। लोहे या इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया यष्टलेपन कहलाती है। मिश्रधातु। अब बच्चों, धातुओं की दुनिया में एक और मजेदार चीज है मिश्रधातु। जब दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु को मिलाकर एक समांगी मिश्रण बनाया जाता है, तो उसे मिश्रधातु कहते हैं। यानी अलग अलग धातुओं को मिलाकर उनके गुणों में बदलाव लाना मिश्रधातु बनाने का खेल है। अब कुछ महत्वपूर्ण मिश्रधातुएं देखते हैं। पहली है पीतल। पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। इसका उपयोग विभिन्न वस्तुएं बनाने में किया जाता है। दूसरी है कांसा। कांसा बनता है तांबा और टिन से। इसका भी विभिन्न वस्तुओं के निर्माण में उपयोग होता है। तीसरी है सोल्डर। सोल्डर बनता है लेड और टिन से। इसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग या जोड़ने में किया जाता है। और चौथी बहुत प्रसिद्ध मिश्रधातु है स्टेनलेस स्टील। इसमें मुख्य रूप से आयरन, निकेल और क्रोमियम होते हैं। इसका उपयोग बर्तन आदि बनाने में किया जाता है। तो बच्चों, एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पीतल, तांबा और जस्ता। कांसा, तांबा और टिन। सोल्डर, लेड और टिन।
स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकेल और क्रोमियम। याद रखने की ट्रिक। धातुएं मिल गईं, नए गुण आ गए और बन गई मिश्र धातु। परीक्षा में मिश्र धातुओं की संघटन और उपयोग वाली तालिका जरूर याद रखना। अमलगम। यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। सोने की शुद्धता। अब बच्चों, आते हैं सोने पर। सोना नाम सुनते ही सबकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन विज्ञान में इसकी भी एक खास कहानी है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। लेकिन एक समस्या है, शुद्ध सोना काफी नरम होता है। इसलिए अगर इससे सीधे आभूषण बनाए जाएं, तो वे आसानी से मुड़ या खराब हो सकते हैं। इसीलिए आभूषण बनाने के लिए सोने में कुछ दूसरी धातुएं, जैसे तांबा या चांदी, मिलाई जाती हैं। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने की। 22 कैरेट सोने में 22 भाग शुद्ध सोना और 2 भाग तांबा या चांदी होती है। यानी सोना कहता है, अकेले मैं थोड़ा नरम हूं, दोस्तों को साथ मिला लेता हूं। तो बच्चों, परीक्षा में पक्का याद रखिए, 24 कैरेट शुद्ध सोना और 22 कैरेट 22 भाग सोना प्लस 2 भाग अन्य धातु। बस सोने की शुद्धता का यह कैरेट वाला खेल अब बिल्कुल साफ। धातु और अधातु परीक्षा के लिए तुलना। अब बच्चों, अब तक हमने धातु और अधातु के इतने सारे गुण पढ़ लिए हैं। लेकिन परीक्षा में अगर दोनों का अंतर पूछ लिया गया तो तब याद रखो यह छोटी सी तुलना वाली लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं चमक की। धातुएं सामान्यतः चमकीली होती हैं, जबकि अधातुएं सामान्यतः चमकहीन होती हैं। अब तन्यता। धातुओं में सामान्यतः तन्यता होती है, जबकि अधातुएं सामान्यतः तन्य नहीं होती। फिर आती है आघातवर्ध्यता। धातुओं को पीटकर चादर बनाया जा सकता है, इसलिए उनमें आघातवर्ध्यता होती है। अधातुएं सामान्यतः आघातवर्ध्य नहीं होती। अब विद्युत चालकता। धातुएं सामान्यतः विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जबकि अधातुएं सामान्यतः खराब चालक होती हैं। और ऊष्मा के मामले में भी कहानी लगभग ऐसी ही है। धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक, जबकि अधातुएं सामान्यतः खराब चालक होती हैं। अब आता है आयन बनाने का मामला। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर सामान्यतः धनायन बनाती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सामान्यतः ऋणायन बनाती हैं। ऑक्साइड की बात करें तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं, जबकि अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय या उदासीन होते हैं। अब अम्ल के साथ अभिक्रिया। सक्रिय धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया करके सामान्यतः हाइड्रोजन गैस दे सकती हैं। अधातुएं सामान्यतः अम्लों से हाइड्रोजन गैस नहीं देती। और अंत में अवस्था। धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं, लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव या गैस तीनों अवस्थाओं में मिल सकती हैं। तो बच्चों, एक मजेदार लाइन में याद रखो। धातु बोले चमकदार, तन्य, आघातवर्ध्य और चालक हूं। और अधातु बोले, भाई मेरे गुण थोड़े अलग हैं। बस परीक्षा में तुलना पूछी जाए तो इन बिंदुओं को क्रम से लिख देना, अंक पक्के।